नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उस किताब की जिस पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र टिका है। हाँ, हमारा भारतीय संविधान। इसकी कुछ बहुत ही दिलचस्प खासियतें हैं। आइए उन्हें समझते हैं। तो सवाल ये है कि इतनी सारी अलग-अलग आकांक्षाओं को एक धागे में कैसे पिरोया गया है? जवाब, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे देश के फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट यानी संविधान में ही छिपा है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस दस्तावेज में क्या खास है। तो सबसे पहले एक बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। किसी भी देश का संविधान कैसा होता है? मतलब, क्या वो एक किताब में लिखा होता है या फिर बस परंपराओं और रिवाजों पर चलता है? देखिए, एक लिखित संविधान को आप एक मास्टर ब्लूप्रिंट की तरह समझ सकते हैं। इसे बाकायदा बैठकर सोच समझकर बनाया जाता है। एक खास तारीख होती है जब इसे लागू किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे भारत में संविधान सभा ने हमारा संविधान बनाया था। तो फर्क क्या है दोनों में? लिखित संविधान, जैसा हमने कहा, एक बार में बनाया जाता है। वहीं अलिखित संविधान धीरे धीरे समय के साथ विकसित होता है। जैसे ब्रिटेन का संविधान, जो अदालती फैसलों और परंपराओं से बना है। हाँ, एक बात और, असल में कोई भी संविधान पूरी तरह से अलिखित नहीं होता। कुछ न कुछ तो लिखा हुआ होता ही है। ठीक है, तो ये तो तय हो गया कि हमारे नियम एक किताब में लिखे हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि पावर किसके हाथ में है? मतलब, देश को चलाएगा कौन? दुनिया में मोटे तौर पर दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक है एकात्मक या यूनिटरी, जहां सारी की सारी पावर एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। ये छोटे देशों के लिए ठीक है। और दूसरा है संघात्मक या फेडरल, जहां पावर सेंटर और राज्यों के बीच बटी हुई होती है। ये सिस्टम भारत जैसे बड़े और विविधता भरे देशों के लिए जरूरी हो जाता है। तो अब सवाल आता है, भारत इन दोनों में से कौन सा है? अपने देश के साइज और डाइवर्सिटी को देखें तो लगता है कि ये पक्का फेडरल होगा। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। असलियत थोड़ी ज्यादा दिलचस्प है। हमारे संविधान निर्माताओं ने, आप कह सकते हैं, एक बीच का रास्ता निकाला। एक ऐसा हाइब्रिड सिस्टम बनाया जिसमें दोनों की खूबियां हों। और इसके लिए एक खास शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ये शब्द दिया था पॉलिटिकल साइंटिस्ट केसी वेयर ने। उन्होंने कहा कि भारत क्वासी फेडरल है। मतलब है तो फेडरल, लेकिन इसका झुकाव सेंटर की तरफ यानी एकात्मक प्रणाली की तरफ थोड़ा ज्यादा है। एक तरह से फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि नॉर्मल हालात में तो भारत एक फेडरल देश की तरह काम करता है। केंद्र और राज्यों के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं। लेकिन जैसे ही कोई नेशनल इमरजेंसी लगती है, हमारा सिस्टम पूरी तरह बदल जाता है और सारी ताकत केंद्र सरकार के पास आ जाती है। ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है। और यहीं से हम भारतीय संविधान के एक और बहुत ही अहम पहलू पर आते हैं। हमारे संविधान में यूनियन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और इस शब्द का मतलब बहुत गहरा और बहुत पावरफुल है। देखिए, जब कई राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं तो उनके जुड़ने के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं। इसे हम एक स्पेक्ट्रम पर देख सकते हैं, सबसे कमजोर जोड़ से लेकर सबसे मजबूत जोड़ तक। ये तीन मॉडल हैं: कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन। कॉन्फेडरेशन सबसे ढीला गठबंधन है। राज्य जब चाहें अलग हो सकते हैं। फेडरेशन एक एग्रीमेंट या संधि की तरह है। अगर एग्रीमेंट टूटा तो राज्य अलग हो सकते हैं। लेकिन यूनियन एक ऐसा बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। राज्य इससे अलग हो ही नहीं सकते। और भारत यही यूनियन है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने फेडरेशन शब्द की जगह यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये एक बहुत ही सोचा समझा और शायद उस वक्त का सबसे जरूरी फैसला था। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? फेडरेशन क्यों नहीं चुना? इसका जवाब हमें आजादी के समय के हालात में मिलता है। जरा सोचिए, उस वक्त 565 से भी ज्यादा रियासतें थीं। हर किसी का अपना राजा, अपने कानून। इन सबको एक साथ लाकर एक देश बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। अगर उस वक्त फेडरेशन मॉडल चुना जाता तो इसका मतलब होता कि इन राज्यों को एक अग्रीमेंट के तहत अलग होने का अधिकार भी मिल जाता। इससे देश के टूटने का खतरा हमेशा बना रहता। इसीलिए लक्ष्य था एक ऐसा देश बनाने का जो कभी बिखर ना सके, एक इनडिविजिबल यूनियन। और ये बात हमारे संविधान के पहले ही आर्टिकल में साफ साफ लिख दी गई। इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसका मतलब यह है कि राज्यों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है भारत बनाने के लिए, बल्कि भारत एक यूनियन है और राज्य उसके हिस्से हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता।
तो कुल मिलाकर भारतीय संविधान सिर्फ एक नियम की किताब नहीं है, ये एक ऐसा फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क है जिसे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी वाले देश को एक साथ जोड़े रखने के लिए बनाया गया है। अब सवाल ये है कि क्या यही लचीलापन इसकी सबसे बड़ी ताकत है या फिर सबसे बड़ी चुनौती? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है।